दोस्तों, आज फिर नई परख में मैं आपको सीधा संबोधित करने वाला हूँ। मेरी बात बिना किसी हिचक की होगी, बिना किसी हेर-फेर की होगी और सटीक होगी। दोस्तों, आज तारीख है 1 फरवरी। कल 31 जनवरी थी। उससे पहले गुज़रे हुए दिन 30 जनवरी थी। लेकिन 30 जनवरी और 31 जनवरी में बहुत भारी फ़र्क है। 30 जनवरी को क्या हुआ था? उसके बाद मैं बताऊँगा 31 जनवरी को क्या हुआ था। 30 और 31 जनवरी बीच का जो फ़र्क है, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय राजनीति की कड़वी हकीकतें क्या हैं। 30 जनवरी को केरल और कर्नाटक के एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट संगठन, एक बहुत बड़े रियल एस्टेट बिज़नेस के सीईओ, चीफ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर डॉक्टर सीजे राय ने अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उनके खिलाफ इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा था। वे थे तो केरल के, लेकिन बंगलौर में बसे हुए थे। उन पर आय से अधिक संपत्ति का मालिक होने का आरोप था। वो इनकम टैक्स की लगातार पूछताछ और लगातार दबाव से बहुत दुखी थे। बहुत उनके ऊपर दबाव था और उन्होंने उस दबाव से छुटकारा प्राप्त करने के लिए अपनी ज़िंदगी का अंत करना ज़रूरी समझा। उन्होंने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल ली और अपने सिर में गोली मार ली और उनके जीवन का अंत हो गया। 30 जनवरी के ठीक अगले दिन, उसके ठीक अगले दिन राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। सब जगह चर्चा ये हुई कि अब सुनेत्रा पवार ने अजित पवार के चाचा शरद पवार से बातचीत किए बिना, उनके परिवार की मीटिंग में भाग लिए बिना उप मुख्यमंत्री की शपथ लेना क्यों स्वीकार कर लिया। चर्चा ये भी हुई कि अब दोनों एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी और अजित पवार की एनसीपी के बीच में अब विलय नहीं हो पाएगा। शरद पवार ने वक्तव्य दिया कि अब ये विलय की प्रक्रिया रुक गई है। राजनीतिक समीक्षकों ने कहा कि एनसीपी अजित पवार के जो नेता थे, उन्होंने सोचा कि शरद पवार को हम सारे पत्ते क्यों दे दें। इसलिए पहले ज़रूरी है कि सुनेत्रा पवार को, अजित पवार की विधवा को, पहले उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाए। उसके बाद शरद पवार से ये बातचीत की जाए कि अब किन शर्तों के ऊपर दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस कांग्रेस का विलय होगा। लेकिन किसी ने ये नहीं आपको बताया, कोई ये नहीं कह रहा है कि सुनेत्रा पवार अपने दिवंगत पति, हवाई दुर्घटना में मारे गए अपने पति अजित पवार के साथ 25,000 करोड़ रुपए के एक ऐसे घोटाले में अभियुक्त हैं, उनका नाम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की चार्जशीट में दर्ज है, जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ मोर्चे महायुति में शामिल होने के कारण, भाजपा की जो वॉशिंग मशीन है, उनके अंदर धुल जाने के कारण उनको इस पूरे मसले से बचा लिया गया है। लेकिन क्या उन्हें निर्दोष करार दे दिया गया है? नहीं। जिस वक़्त सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर रही थीं, उस वक़्त भी उनके ऊपर महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एमएससीबी के घोटाले में मुल्ज़िम होने का आरोप था। प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट में सुनेत्रा पवार का नाम अजित पवार के नाम के साथ आज भी दर्ज है। जब वे महायुति में आ गए अजित पवार, तो मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इन दोनों को क्लीन चिट देने के लिए अदालत में अर्जी लगाई। लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने वहां जाकर आपत्ति की और अदालत ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की आपत्ति को मान लिया। आज भी यह मुकदमा दिवंगत अजित पवार
और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली सुनेत्रा पवार के नाम से दर्ज है। अब यह मुकदमा क्या है, ज़रा इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये बात मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझें कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं, तो आपका हश्र, भले ही आपने हज़ारों करोड़ रुपए का घोटाला किया हो, भले ही आप हज़ारों हज़ार करोड़ रुपए के घोटाले में अभियुक्त हों, आपका हश्र कॉन्फिडेंट ग्रुप के सीईओ जैसा नहीं होगा। आपको आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी। आत्महत्या करने की बजाय आपको गाजे-बाजे के साथ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बाद सबसे बड़े पद उप मुख्यमंत्री पद पर गाजे-बाजे के साथ बैठाया जाएगा। ये पूरा मामला है क्या? ज़रा इसके ऊपर गौर कीजिए। आप चकरा जाएँगे जब इस पूरे मामले को आप सुनेंगे। अजीत और सुनेत्रा के ऊपर केवल यही मामला दर्ज नहीं है, बल्कि उन दोनों के ऊपर बेनामी प्रॉपर्टी कानून के तहत दोनों के खिलाफ जांच भी चल रही है और इस मुकदमे में उन 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। वकीलों की तिकड़म के सहारे अजित पवार और सुनेत्रा पवार इस मामले में बचे रहे और सत्ता का पूरी तरीके से उपभोग भी करते रहे। अब मैं आता हूं आपको सहकारी बैंक घोटाले अब मैं ले चलता हूं आपको सहकारी बैंक घोटाले की तरफ। महाराष्ट्र के 31 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, इन सभी की बागडोर राजनेताओं के हाथ में है। इन्होंने सहकारी चीनी मिलों को जमकर कर्ज दिए हैं और उस कर्ज देने में नियमों का जमकर उल्लंघन किया है। इससे 25,000 करोड़ रुपए का इन सहकारी बैंकों को नुकसान हुआ है। 2002 से 2017 के बीच में इन सहकारी बैंकों को ये नुकसान झेलना पड़ा। बाद में महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने इन चीनी मिलों को नीलाम किया इस कर्ज की रिकवरी के लिए, इस कर्ज की वसूलियाबी के नाम पर। और उनकी जो इन सहकारी मिलों के पास जमीनें थी, उन जमीनों को भी औने पौने दामों में बैंक के मुखियाओं को इस नाम पर दे दिया गया ताकि कर्जों को वसूल किया जाना है। बहाना ये किया गया कि इन 25,000 करोड़ रुपए के कर्जों की वसूलियाबी होनी है, इसलिए इन बैंकों के मुखियाओं को इन सहकारी मिलों की जमीनें औने पौने दामों में दे दी गई। इसी में एक मिल का नाम है जरांदेश्वर चीनी सहकारी मिल। ये मिल सुनेत्रा पवार ने खरीदी। ये बात इन्फोर्समेंट डायरेक्ट की चार्जशीट बताती है। इस चार्जशीट में लिखा हुआ है कि 2010 में जरांदेश चीनी मिल गुरु कमोडिटी प्राइवेट लिमिटेड नामक एक संस्था को 65 करोड़ में बेच दी गई। उसके तुरंत बाद गुरु कमोडिटी ने इसे एक नई कंपनी को केवल 12 लाख रुपए प्रतिवर्ष के पट्टे पर दे दिया। जरांदेश्वर के एक निदेशक हैं जिनका नाम है राजेंद्र घाटगे। वो अजित पवार के चाचा थे। इसके जरिए ये पूरा का पूरा सौदा संपन्न हुआ। जाहिर है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का कहना है कि पूरा का पूरा मामला एक मिलीजुली कार्रवाई है ताकि कर्जा वसूलने के नाम पर मिल सुनेत्रा पवार को फायदा पहुंचाने के लिए बेच दी जाए। आज तक कभी भी इस मसले का कोई भी समाधान नहीं हो पाया। इसी तरीके से पूरे महाराष्ट्र में ये सहकारी बैंक और जो सहकारी चीनी मिलें हैं, इनका घोटाला लगातार चलता रहता है और सभी नेता इन घोटालों में फंसे हुए रहते हैं। चूंकि उन दिनों शरद पवार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीति कर रहे थे, उन दिनों अजित पवार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीति कर रहे थे। वो अपने चाचा शरद पवार के साथ थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुखिया थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेला, उनके ऊपर दबाव बनाया और उनसे कहा कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे तो आप इस घोटाले की आंच से बच सकते हैं। आपको याद होगा कि केवल 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक भाषण में कहा था
कि ये इसको एक ये इतने हज़ारों करोड़ रुपए के घोटाले अजित घोटालेबाज़ अजित पवार को मैं जेल भेज के मानूँगा और वो जेल में चक्की पीसिंग इस तरह का डायलॉग भी उन्होंने बोला था। दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर यह राजनीतिक भ्रष्टाचार महाराष्ट्र में हुआ। इसमें अजित पवार फँसे रहे, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार फँसी रहीं और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की सत्ता पर कब्जा करने के लिए उन्हें लगातार इससे बचाती रही। लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की चार्जशीट में आज भी उनका नाम दर्ज है। लेकिन भाजपा को इससे कोई चिंता नहीं है। मीडिया को इसकी कोई फ़िक्र नहीं है। मीडिया अपनी अपनी अपने 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 कर्तव्यों को पहले ही छोड़ चुका है। पहले अजित पवार उप मुख्यमंत्री बने रहे और अब उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार उनकी मृत्यु के 3 दिन बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुकी हैं। जहाँ तक दूसरे व्यापारियों का मामला है, चाहे वो कॉन्फिडेंट ग्रुप के सीईओ सीजे राय हो रहे हों या 2019 में कैफे कॉफी डे के संचालक वीजी सिद्धार्थ रहे हों, उनके ऊपर भी इनकम टैक्स ने रेड डाली थी। उनके ऊपर भी दबाव था और उन्होंने उस दबाव से बचने के लिए पानी में डूबकर आत्महत्या कर ली और अपने पीछे वो लिखा हुआ खत छोड़ गए कि मैं इस दबाव को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं आत्महत्या करने का निश्चय कर रहा हूँ। सीजे राय ने भी इनकम टैक्स के दबाव से बचने के लिए अपने आप को गोली मार ली और वो इस दुनिया से चले गए। सीजे राय भी अभियुक्त थे, वीजी सिद्धार्थ भी अभियुक्त थे। उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि वो आर्थिक अपराधों में फँसे हुए थे। अजित पवार की जान गई, लेकिन इसलिए नहीं कि वो किसी किस्म के दबाव में थे। वो एक विमान दुर्घटना में मारे गए। लेकिन उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की चार्जशीट के मुताबिक अभियुक्त हैं। थोड़े छोटे-मोटे अपराध में नहीं, वो 25,000 करोड़ रुपए के महाराष्ट्र स्टेट सहकारी बैंक घोटाले में अभियुक्त हैं, लेकिन उन्हें महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। उनके ऊपर आमदनी से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप भी है। इसमें 1,000 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। इसके बावजूद उन्हें महाराष्ट्र सरकार का महायुति का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा। मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि भारत में भ्रष्टाचार के मर्म में राजनीतिक भ्रष्टाचार है। जिस दिन आप राजनीतिक भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, भ्रष्ट नेताओं पर लगाम लगा देंगे या चुनाव लड़ने की, राजनीति करने की, पार्टी चलाने के मॉडल को बदल देंगे और उसे एक किफ़ायती मॉडल में ले आएँगे, जिस दिन चुनाव में खर्चा कम होना शुरू हो जाएगा, उस दिन राजनेताओं को और पार्टियों को भ्रष्टाचार करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिस दिन आप ये नियम बना देंगे कि जो नेता हैं, जो राजनीति में भाग ले रहे हैं, जो सत्ता के लिए होड़ कर रहे हैं, उनको तरह-तरह के व्यापारों में शामिल होने और उनको चलाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए या उसका प्रोटोकॉल या उसकी आचरण संहिता कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए, ताकि वो जो उनकी व्यापारी की भूमिका है, उद्योगपति की जो भूमिका है, वो उनकी राजनीति को प्रभावित न कर पाए। लेकिन जब तक इस देश में ऐसा नहीं होगा, तब तक राजनीति में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार यूँ ही जारी रहेगा। तब तक चाहे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, चाहे सीबीआई हो और चाहे इनकम टैक्स विभाग हो, उनकी चार्जशीटों में नेताओं का नाम लिखा जाता रहेगा। तब तक अजित पवारों और सुनेत्रा पवारों को मुख्यमंत्री पद या उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती रहेगी। और अपने आप में ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जब अजित पवार को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, उनकी असमय मृत्यु के कारण, उस वक़्त अखबारों में ये तो लिखा जा रहा था कि वो एक महाराष्ट्र के एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जो कभी शपथ नहीं ले पाए। यानी उनकी ये महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पाई और राजनीति में एक बहुत बड़ा एक अंतराल आ गया है, एक बहुत बड़ा गैप बन गया है, एक बहुत बड़ा शून्य बन गया है, जिस शून्य को कभी भरा नहीं जा सकता। इस तरह का अफ़सोस व्यक्त किया जा रहा था। लेकिन क्या अजित पवार जैसे लोग
जिनके ऊपर हज़ारों-हज़ारों करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप था, और सुनेत्रा पवार जैसे लोग, जिनके ऊपर आज भी हज़ारों-हज़ारों करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है, उन्हें उप मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर शपथ दिलाई जानी चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जो कि भारतीय राजनीति के ऊपर लटक रहा है। दोस्तों, आज मैं ये सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। आज रविवार का दिन है, आप भी फुर्सत में होंगे, मैं आपकी शाम खराब नहीं करना चाहता, लेकिन आप इत्मीनान से बैठकर इस सवाल पर सोचिए कि भारतीय राजनीति किधर जा रही है, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इस राजनीति को किधर ले जा रही है। आप इसके ऊपर सोचिए, कल मैं आपसे फिर मिलता हूँ और एक नई चर्चा करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।